नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीर क्रिया इन अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गांधीनगर। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है। उसी कंटिन्यूएशन में हम आज रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसमें हम उसकी डेफिनेशन क्या होती है, साथ में नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, मतलब फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिनमें कि ये वेरिएशन आता है रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम से। तो दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर हमें समझना है तो हम इस तरह से समझेंगे कि एक मिनट में हम कितनी अमाउंट ऑफ या कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, उसे ही हम रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग एवरी मिनट, मतलब हर एक मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन हो रही है और ब्रीथ आउट हो रही है, उसे ही हम रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कहते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। ये जो हम रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम के बारे में देख रहे हैं, तो वो नथिंग बट इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। तो अगर हमें फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से निकालेंगे। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम हमें पता है दोस्तों, वो रहता है नॉर्मली 500 ml, और रेस्पिरेटरी रेट यानी एक मिनट में हम कितनी बार सांस को अंदर बाहर करते हैं, उसे हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। जनरली वो 12 से 14 या 16 के बीच रहता है, तो यहाँ पे हम 12 कंसिडर करेंगे। और फाइनल जो कैलकुलेशन आएंगे रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम के, वो आते हैं 500 × 12 इज इक्वल टू 6000 ml। ठीक है, तो यहाँ हमें नॉर्मल वैल्यू जो रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम की पता चली वो रहती है 6000 ml। तो उसे हम आगे देखेंगे। तो नॉर्मल वैल्यू जिस तरह से मैंने अभी बताया कि नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इज़ 6000 ml, या फिर हम उसे 6 लीटर भी कहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो वेरिएशन ऐसे कौन से हैं जिनमें ये जो रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम है जो इंक्रीज़ होता है, तो उनमें अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम increases in physiological condition such as voluntary hyperventilation, exercise, emotional condition। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन है फिजियोलॉजिकल जिनमें रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इंक्रीज होता है। उनमें वॉलंटरी हाइपरवेंटिलेशन, यानी हम ज़बरदस्ती से या अपने मन से ही सांस को अंदर बाहर कर रहे हैं, तो उस वक्त वॉलंटरी हाइपरटेंशन की वजह से रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम बढ़ता है। और दूसरी कंडीशन है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त भी हमारी सांस बढ़ जाती है, या जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो बढ़ जाता है, और उस वजह से रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इमोशनल कंडीशन मतलब अगर कुछ व्यक्ति स्ट्रेस में है या किसी कारणवश वो डिप्रेशन में है, तो उसकी जो इमोशनल वेरिएशन होते हैं उनके अनुसार भी ये जो रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम होता है वो बढ़ सकता है। और ये रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें कम होता है या रिड्यूस होता है, तो अगर कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस है तो उनमें ये रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कम होता हुआ हमें दिखाई देता है। दोस्तों, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम के बाद हम मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग बाय फोर्सफुल रेस्पिरेशन पर मिनट। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम देखा, वहाँ पे हमने देखा कि एक मिनट में कितनी एयर को इन और आउट करते हैं हम, उसे हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पे हम मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे भी एक मिनट में ही हमें ये करना है। तो एक मिनट में हम कितनी मैक्सिमम एयर को इन करते हैं, मतलब इंस्पायर करते हैं, और कितनी एयर को एक्सपायर करते हैं या उसे बाहर फेंकते हैं, उसे ही हम मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग बाय फोर्सफुल रेस्पिरेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर
ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हो रही है लंग्स से बाय फोर्सफुल रेस्पिरेशन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम। तो ये जो मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसे ही हम मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम भी कहते हैं। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इज अ डायनेमिक लंग कैपेसिटी एंड इट इज़ रिड्यूस इन रेस्पिरेटरी डिसीजेस। जैसे हमने रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम में देखा कि कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस है तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कम होता है, उसी तरह से ये जो रेस्पिरेटरी मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है वो भी रेस्पिरेटरी डिसीज में कम होती हुए हमें दिखाई देती है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है? नॉर्मल वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इन हेल्दी अडल्ट मेन इट इज़ 150 to 170 लीटर पर मिनट एंड इन फीमेल इट इज़ 80 to 100 लीटर पर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें याद रखना है कि मेल में जो मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा होती है और वो रहती है 150 से 170 लीटर पर मिनट, और फीमेल्स में ये रहती है 80 to 100 लीटर पर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसे किस तरह से काउंट किया जाता है और या कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से काउंट किया जाता है उसको हम देखेंगे। सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ब्रीथ फोर्सफुल एंड रैपिडली विद रेस्पिरोमीटर फॉर 15 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मेजरमेंट करनी है तो यहाँ पे पूरा फार्मूला है या पूरी टेक्निक्स है, उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति की मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी निकालने वाले हैं उसे हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करने को बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरोमीटर फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के लिए हम उससे फोर्सफुल ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम द स्पायरोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे रेस्पिरोमीटर से वो व्यक्ति हाँ ब्रीदिंग कर रहा है और जो वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर एयर या एक्सपायर्ड एयर जो हो रही है उनका जो कैलकुलेशन है वो हम मेजर करते हैं स्पायरोग्राम पे। फ्रॉम द वैल्यू द मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड फॉर 1 मिनट इज, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इन 12 सेकंड वो आती है 32 लीटर और मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी पर मिनट वो आती है 160 लीटर। ये मेल के बारे में हम देख रहे हैं, तो हमें ये आंकड़े याद रखने हैं, खाली कैलकुलेशन को भूल जाना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी पर मिनट कितनी आती है? 160 लीटर। दोस्तों मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी के बाद अब हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। तो दोस्तों जैसा नाम है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, मतलब यहाँ पे एक्सपिरेशन के बारे में हमें देखना है, कितनी फोर्सफुली हम एक्सपायर कर पाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन अब हम देखेंगे। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट is the maximum rate at which the air can be expired after a deep inspiration। मतलब डीप इंस्पिरेशन लेने के बाद हम कितने मैक्सिमम रेट में एयर को बाहर एक्सपायर करते हैं उसे ही हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कहते हैं। वो क्या रहता है यहाँ पे हमें मैक्सिमम रेट ये वर्ड याद रखना है कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में हम कितनी मैक्सिमम रेट में एयर को बाहर एक्सपायर करते हैं आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। मतलब डीप इंस्पिरेशन के बाद कितने रेट में हम एयर को बाहर एक्सपायर्ड करते हैं उसे ही हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कहते हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है? इन नॉर्मल पर्सन इट इज़ 400 लीटर पर मिनट। याद रखना है 400 लीटर पर मिनट। तो इसे मेजर किस तरह से किया जाता है? पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इज मेजर्ड बाय यूजिंग राइट पीक फ्लो मीटर और मिनी पीक फ्लो मीटर। ये जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो होता है वो हम राइट पीक फ्लो मीटर से या फिर मिनी पीक फ्लो मीटर से काउंट करते हैं। तो दोस्तों इसका क्या महत्व रहता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट का, तो उसे हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग PEFR। डिटरमाइनिंग ऑफ PEFR रेट इज यूजफुल फॉर असेसिंग द रेस्पिरेटरी डिसीज, स्पेशली टू डिफ्रेंशिएट द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस। तो दोस्तों ये जो PEFR है या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है क्लिनिकली? तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। स्पेशली अगर हमें देखना है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिसीजेस है या फिर रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में क्या होता है, इंस्पायर नॉर्मली कर पाते हैं लेकिन एक्सपिरेशन में उन्हें प्रॉब्लम रहता है पेशेंट्स में, और रेस्ट्रिक्टिव डिसीज में इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम रहता है, एक्सपायर नॉर्मली कर सकते हैं। तो ये जो दो कंडीशंस है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ या रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़, इनमें हमें
जो PEFR है उसकी वैल्यू होती है। जनरली PEFR इज रिड्यूस इन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस। जनरली ऐसा देखा गया है कि ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज में ये PEFR रिड्यूस होता है या कम होता है। However, reduction is more significant in the obstructive disease than in restrictive disease। तो यह ऑब्वियस चीज़ है दोस्तों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में हम कम एक्सपायर कर पाते हैं ड्यू टू जो एल्वियोला है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, तो उस वजह से हम एयर को बाहर एक्सपायर करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो PEFR है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है कहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में एज कम्पेयर टू रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़। ठीक है, दस इन द रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ द PEFR इज़ 200 लीटर पर मिनट एंड इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ इट इज़ ओनली 100 लीटर पर मिनट। तो दोस्तों हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस है उनमें PEFR यानी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वो रहता है 200 लीटर पर मिनट और मिनट, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में ये कम रहता है, दैट इज़ 100 लीटर पर मिनट। तो आगे हम ये रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ कौन से होती है और वो उनके स्थान क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीजेस। डिसीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो डिसीजेस होती है उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ और दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़। These 2 types of respiratory diseases are determined by lung function test, particularly by FEV। ठीक है, तो ये जो दोनों टेस्ट है वो लंग फंक्शन टेस्ट यानी स्पायरोमेट्रिक की मदद से हम उन्हें एसेस कर पाते हैं। तो अब हम एक एक करके उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों अब हम रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ के बारे में देखेंगे। दोस्तों हमें याद होगा, मैंने पहले भी बताया आपको कि रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ मतलब क्या, जिसमें इंस्पिरेशन करने में तकलीफ होती है। जिस व्यक्ति को ये डिसीज़ होती है उनको इंस्पिरेशन करने में तकलीफ होती है। उसका एग्जांपल हमने देखा था कि फाइब्रोसिस ऑफ लंग में ये कंडीशन रहती है। तो उसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज इज द एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी इन इंस्पिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन में उस व्यक्ति को तकलीफ होती है। ठीक है, एक्सपिरेशन इज नॉट अफेक्टेड। यहाँ पे एक्सपिरेशन में कुछ डिफिकल्टी नहीं होती है, ओनली इंस्पिरेशन इज अफेक्टेड या डिफिकल्टी इन इंस्पिरेशन रहता है, और एक्सपिरेशन जो होता है वो अफेक्ट नहीं होता है या नॉर्मल रहता है। रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज मे बी बिकॉज ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ लंग, थोरेसिक कैविटी और नर्वस सिस्टम। तो ये रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीजेस किन कारणों से होती है? तो एक तो लंग में कुछ एबनॉर्मलिटी है, या फिर थोरेसिक कैविटी में कुछ एबनॉर्मलिटी है, या फिर नर्वस इन्वॉल्वमेंट है। तो इन कंडीशन में ये रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज उत्पन्न होती है। तो उसे हम आप देखेंगे डिसीज़ कौन सी होती है और कौन से स्ट्रक्चर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो में भी यहाँ पे CNS का कंट्रोल रहता है। पोलियोमाइलाइटिस में अगर पोलियो बहुत हद तक बढ़ गया तो उस कंडीशन में भी रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ उत्पन्न होती है या सांस लेने में उस व्यक्ति को तकलीफ हो सकती है। मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन है वो रहती है CNS एंड थोरेसिक कैविटी में, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है यहाँ पे। ब्रोकन रिब्स में भी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ये थोरेसिक कैविटी में रहती है। पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम में अगर पैरालिसिस हो गया तो उस कंडीशन में भी हम सांस लेने में हमें तकलीफ हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो डिसीजेस है उनमें भी अगर थोरेसिक स्पाइनल जो नर्व्स है उनमें कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इंस्पिरेशन करने में तकलीफ हो सकती है। या प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन में वहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन होता है और उस वजह से भी ब्रीदिंग या इंस्पिरेशन करने में तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़। जैसे हमने इंस्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ देखा कि वहाँ पे इंस्पिरेशन में तकलीफ होती है, तो ये इसका पूरा अपोजिट यहाँ पे रहता है। ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ में डिफ़िकल्टी इन एक्सपिरेशन होता है, मतलब सांस बाहर छोड़ने में तकलीफ होती है। तो उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ इज़ द एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी इन एक्सपिरेशन। मतलब सांस को बाहर छोड़ने में या एक्सपिरेशन करने में डिफ़िकल्टी रहती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें याद रखना है क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है वो 2 स्ट्रक्चर में रहती है, एक तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो उनको अब हम समझेंगे। तो
तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन सी कंडीशन रहती है? अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फेसिमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे हम ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ की कंडीशन देख सकते हैं। और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उनमें कौन सी ऐसी डिसीजेस है जिनमें ये कंडीशन उत्पन्न होती है, उनके बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, या फिर लैरिंग्स में या ट्रकिया में या ब्रोंकस में जो इन्फ्लेमेशन होने वाला है, उनकी वजह से जो सांस बाहर छोड़ने में तकलीफ होती है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। उसके बाद एपिग्लोटाइटिस, उसके बाद ट्यूमर है कुछ, या फिर सीवियर कफ एंड कोल्ड विथ फ्लेगम, मतलब बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, विथ कफ भी बाहर निकल रहा है। उस कंडीशन में भी हम जो एक्सपायर करने वाला है नॉर्मल तरीके से, उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ के बारे में समझा, और ये पूरा जो टॉपिक है उसे हमने आज के इस लेक्चर में कवर किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू।